प्रधानमंत्री ने आज जन औषधि दिवस के अवसर पर देश को किया संबोधित। इस अवसर पर लाभार्थियों से की बात। कहा, जन औषधि केंद्र बन रहा है मध्यम वर्गीय परिवारों का साथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर किया पुष्पार्चन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को दिया कई योजनाओं की सौगात। कहा, 30 साल बाद भाजपा की सरकार आने पर हो रहा है अमेठी का संपूर्ण विकास। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि एक भी किसान का नुकसान हुआ तो सांसद और मंत्री पद से दे दूंगा इस्तीफा। कश्मीर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को बताया सराहनीय कदम। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग में 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस मौके पर हितधारकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। यह योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दूरदर्शन के माध्यम से पूरा देश जानकारी ले रहा है। उन्होंने अहमदाबाद के राज्यों से कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को वो जागरूक करे। दवा निर्माताओं से ही खरीदी जाती है और साथ ही NABL लैब से जांच करने के बाद ही इसे भारतीय जन औषधि केंद्र पर पहुंचाया जाता है। जन औषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता और महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति व जनजाति, उत्तर पूर्वीय राज्य व पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2014 से अब तक केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है और दवाइयों की बिक्री में भी उल्लेखनीय प्रगति मिली है। इसी उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं और ये आपने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ा साथी बन रही है और इन योजनाओं से लोगों को काफी फायदे भी मिल रहे हैं। ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य,
उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में काफी मदद मिल रही है। शिलांग में 75वें केंद्र के लोकार्पण से साफ है कि पूर्वोत्तर में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जल्द से जल्द 10,000 का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस योजना से युवाओं को भी रोजगार के मौके उपलब्ध हो रहे हैं। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। देश भर में जारी टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में तेजी आ रही है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके की खुराक दी गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 14,24,000 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी गई है। देश भर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की खुराक दी गई और फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई गई। अब दूसरे चरण में 1 मार्च से 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत को आज मुख्यमंत्री ने उनकी जयंती पर पुष्पार्चन करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि पंत साहब ने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलने की जरूरत है। आज मुख्यमंत्री ने उन्हें पुष्पार्चन करके यही संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज पुण्यतिथि है। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अमेठी में बड़ी योजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि अमेठी का रुका हुआ विकास भाजपा की सरकार आने के बाद तेजी से हो रहा है। अमेठी में डायट भवन निर्माण, मुसाफिर खाना में आवासीय भवन, स्टेडियम समेत कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला समूहों को चेक वितरित किए। प्रधानमंत्री आवास की चाबी भी लाभार्थियों को प्रदान की। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल समेत अन्य सहयोगी उपकरण प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि अमेठी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी कार्य आवश्यक हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की सरकार में पूरे किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाएं देश की तरक्की में भागीदार बने। तीस साल से लंबित एक बस अड्डा नहीं बन पाया था। यहाँ पर बस अड्डे के लिए भी आर्थिक आवंटन योगी सरकार के माध्यम से हुआ। मेडिकल कॉलेज हो या रेफरल का अस्पताल हो या ट्रॉमा सेंटर हो, अमेठी को विकास की इतनी सौगातें देने के लिए मैं योगी सरकार को विशेष अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। अमेठी की सांसद नहीं बल्कि भारत के एक साधारण बेटी होने के नाते हिंदुस्तान की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि महिला को समर्पित मात्र एक दिन मत देखिए। हर दिन महिला का संघर्ष, हर दिन महिला की चुनौती को पार करके समाधान की ओर बढ़ना, ये महिला का सौभाग्य और संस्कार हमारे देश में रहा है। हमारे देश की महिला प्रगतिशील है, हमारे देश की महिला शौर्य का प्रतीक है, हमारे देश की महिला उसी के हस्तों से भारत का नवनिर्माण होगा। इसी शुभकामना को मैं उन सबको प्रेषित करना चाहूँगी।
मुजफ्फरनगर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कृषि कानूनों से एक भी किसान की जमीन छीनी गई तो वो मंत्री और सांसद पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और किसान आंदोलन के प्रणेता महेंद्र सिंह टिकैत की नीतियों के अनुसार बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया है। उन्होंने कहा कि पूरे कश्मीर में बाबा साहब की एक भी प्रतिमा नहीं थी। यह प्रतिमा जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। परमधाम में श्रीनगर में प्रतिमा स्थापित करने का जो संकल्प लिया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 73 साल से किसानों और मजदूरों की दशा नहीं बदली है। ये कानून दोनों की दिशा और दशा बदलने में सक्षम होंगे। किसान और मजदूर मुजफ्फरनगर आसपास के जनपदों के थे। एक पहले से पिछले वर्ष यहीं पे सीए की एक मीटिंग हुई थी। उसमें क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी ने कहा था कि एक प्रतिमा का स्थापना जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब की होनी चाहिए। वो भी कार्यक्रम था। किसान मजदूर थे तो किसानों मजदूरों की बात भी थी। देखिए, सौभाग्य की बात है कि 370 हटने के बाद जो उनका सपना था मोदी जी ने पूरा किया। और इसके बाद यहाँ से हम जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं उनके साथ कश्मीर तक जाएंगे और मूर्ति की स्थापना की जाएगी। बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा की स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलंब हुआ। बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोनों हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बटेश्वर में अब से हर वर्ष अटल कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। आगरा में इस बात की घोषणा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में की गई तो किसानों के चेहरे खिल गए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आगरा से 70 किलोमीटर दूर बटेश्वर में आयोजित विशाल कृषि मेले का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 किसानों को कृषि यंत्र पर 50% अनुदान मिला है और मोदी और योगी की सरकार किसान, मजदूर, गरीब के हित में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर साल 6000 किसानों के खाते में पहुंच रही है। किसान के अनाज का मूल्य 400 रुपए बढ़ा है। किसान ऋण योजना बीज पर 50% अनुदान मिल रहा है। इसके साथ ही मत्स्य पालन के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो और वे देश को विकास की ओर ले जाने की प्रमुख कड़ी बने। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मस्थान है और उनके इस जन्मस्थान बटेश्वर के आसपास के किसान भाइयों को नई तकनीकी से खेती करने का तौर तरीका मालूम हो जाए और विभिन्न योजनाओं का वो लाभ उठा सकें। इसके लिए 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ पर 10,000 रुपए तक के यंत्रों को 50% अनुदान पर उनको तुरंत खरीदने की सुविधा भी होगी और उनको अनुदान जो है उनके खातों में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर स्टॉल भी कल और परसों दोनों दिन चलाए जाएंगे। किसानों की आमदनी बढ़े और दूनी हो, यह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि अब तक पहुंच चुकी है। महिला दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने एक कार्यक्रम में कहा कि आधी आबादी के संवैधानिक अधिकार, न्याय, सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुस्लिम विवाह सुरक्षा अधिनियम 3 तलाक हलाला से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली है, लेकिन महिलाओं के मामलों के दोषी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दी जाए। मैं विश्व महिला दिवस की आशाओं के साथ, विश्वास के साथ और आत्मविश्वास और भरोसे और स्वाभिमान के साथ उनको रहने की शुभकामनाएं देती हूं और मुबारकबाद देती हूं और उनको संदेश देती हूं कि आप कितनी भी विकट से परिस्थितियां आ जाएं, चाहे परिवार में हो,
चाहे समाज में हो, चाहे न्यायालय या थाने चौकी कचहरी में हो, हिम्मत मत हारिए, आप खुदकुशी मत करिए, आप लड़िए, दुश्मनों से लड़िए, जालिमों से लड़िए। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो फिर आप ये जालिम बढ़ते जाएंगे और अन्याय बढ़ता जाएगा, जुल्म हिंसा बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको लड़ना है और दोषियों को सजा दिलाना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही पेयजल की किल्लत शुरू हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। सरकार द्वारा चलाई जा रही अमृत योजना के तहत जालौन के मुख्यालय उरई में 11 करोड़ की लागत से पानी की टंकी बनाई गई है, जिससे करीब 1 लाख लोगों की आबादी को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। पेयजल आपूर्ति बहाल करने व पानी की टंकी के संचालन को लेकर रविवार को सदर विधायक ने जल निगम व बिजली विभाग के आला अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर 5 दिन के भीतर पानी सप्लाई चालू करने का निर्णय लिया गया। ये अमृत योजना के माध्यम से उरई नगर का प्रथम फेज में 11 करोड़ रुपए मिला और 38 किलोमीटर लाइन बिछी है। निश्चित रूप से जल संस्थान के एक्शन और विद्युत विभाग के एक्शन दोनों साथ में खड़े हैं। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर इन चारों वार्डों में पानी निश्चित मिल जाएगा और निश्चित रूप से जब पानी मिल जाएगा तो इन मोहल्ला वासियों को पानी की समस्या का निजात मिलेगा। इनको 10 महीने पहले 10 लाख रुपए का एक एस्टीमेट दिया गया था, लेकिन इनके यहाँ पैसा नहीं था, उसमें विलम्ब हुई। अभी जब इन्हें पैसा दिया तो हमने लाइन बना करके पूरी कर दी है। मीटर लगना केवल शेष है, जो कि आज दोपहर में लग जाएगा। तो बिजली का काम पूरा है, वो सामने वाले पोल पर केवल जंपर लगाने हैं बस, और कोई काज शेष नहीं है। ये योजना जो है उरई नगर के इंदिरा नगर जोन 6 के लिए 11 करोड़ की योजना है। इसमें 4 वार्डों को पेयजल आपूर्ति की जानी है और इसमें जो है लगभग सारे काम पूर्ण हैं। पावर सप्लाई चालू होते ही हम इसकी जो टैंक हैं, टैंकों में जो भरा हुआ पानी है गंदा, उसे सफाई करके और तुरंत से जो है जलापूर्ति कर देंगे। देश में कोरोना संक्रमण के बाद हुए लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए पटरी दुकानदारों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत नगर पालिका परिषद भरवाड़ी कार्यालय में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह एवं चायल विधायक संजय गुप्ता ने लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना का प्रमाण पत्र वितरित किया। अधिशासी अधिकारी गिरीश चंद ने बताया कि नगर पालिका परिषद भरवाड़ी का शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 1674 था, जिसके सापेक्ष 1175 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें 757 लाभार्थियों के लोन स्वीकृत हो गए हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है, जबकि 631 लाभार्थियों को रुपए दे दिया गया है। इस दौरान सभी बैंकों के मैनेजर, एलडीएम एवं डूडा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं होती है, वो पूंजी के अभाव में कभी कभी तो व्यवसाय नहीं कर पाते या साहूकारों से जाके बड़ी हैवी ब्याज पे वो पैसा लाके और कड़ी मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, जब सब साहूकारों को देते हैं। हमारी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना चलाकर 10,000 रुपये का एक क्रेडिट कार्ड, इसमें 7% ब्याज की सब्सिडी सरकार स्वयं वहन करेगी। ये बड़ी आसान सी किस्तों में ये सभी हमारे जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले, जो सब्जी वाले, फल वाले जितने लोग हैं, इनके सबको उपलब्ध कराया है। निश्चित तौर से वो 10,000 रुपये से वो सामान खरीद कर एक अच्छा व्यवसाय करके अपना अच्छा परिवार चला सकता है और साहूकारों के चुंगल से मुक्त होकर वो आत्मनिर्भर बन सकता है। दुकान लगाते थे पहले, लोग जो है कोरोना की वजह से बेकार हो गया है। ये धंधा करने के लिए, चिल्ड्रा दुकान बढ़ाने के लिए 10,000 का लोन ले रहे हैं। भदोही जिले में 5 सामुदायिक अस्पताल और जिला अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल में भी टीकाकरण किया जा रहा है। जनपद में अब तक 11,571 लोगों को टीका लगाया गया है। 45 से 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को यह टीका लगाया जा रहा है। इसमें गंभीर रूप से बीमार लोग भी शामिल हैं। निजी अस्पताल में 250 रुपये में यह टीका लगाया जा रहा है। यहाँ
पर मैं कोविड का टीका लगवाने के लिए आया था। हमें कोविड पर विजय प्राप्त करनी है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इन योजनाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए। शासन द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है टीकाकरण की। समय पर हम टीका अवश्य लगवाएं, किसी भी प्रकार की भ्रांति में न फंसें। हमें इस टीका लगवाने के बाद में हमें कोई भय, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत अच्छा और एक सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ मैं। आए थे कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए। टीका लगवा लिया है, पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हूँ और जनता को किसी तरह का कोई भय करने की जरूरत नहीं है। दुनिया का जो सबसे बेहतरीन टीका है वो हिंदुस्तान का टीका है, ऐसा दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। इसलिए किसी तरह का कोई भय न हो। स्वास्थ्य कर्मियों का स्वभाव और सब बहुत अच्छा है। हम लोगों के यहाँ 5 CHCs हम लोग के 5 ब्लॉक्स में लग रहा है CHCs पे, एंड 2 जिला अस्पताल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ज्ञानपुर एंड एक महाराजा बलवंत सिंह भदोई में, वो कंबाइंड हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ 7 जगह लग रही है वैक्सीनेशन। जैसे हम लोग टोटल हम लोग का अभी तक, जैसे हम कल की डाटा अभी फीड हो रही है, अभी 11,571 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स भी, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी है, प्लस 60+ वाले भी। IIT कानपुर ने चमड़े की तरह दिखने वाला फ्लेदर का विकास मंदिर के फूलों खेत के कचरों से निर्मित किया है। Fool.co ने फ्लेदर को विकसित किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन्हें इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यह फ्लेदर मंदिर के फूलों और खेत के कचरे से बनाया जाता है, जो चमड़े के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता भी रुकेगी। फूल को बहुत बहुत बधाई। उनको नेशनल इनोवेटर अवार्ड मिला है CII की तरफ से ग्लोबल इंडिया में, और वेंकैया नायडू जी से उनको पुरस्कार मिला है। मैं अभी भी मुझे याद है कि 2018 के जनवरी में अंकिता अग्रवाल मेरे पास आया था, ये वेस्ट फ्लावर से प्रोडक्ट बनाने का आइडिया लेके, और उनको तुरंत एक ही दिन के अंदर उनको पूरा लेबोरेटरी की सुविधाएं प्रदान किया गया था, और उनका लेदर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। कानपुर शहर लेदर के लिए ही जाना जाता है, लेकिन वो एनिमल डिराइव्ड है, और ये जो फ्लेदर जो है वो क्रुएल्टी फ्री लेदर है। वेस्ट टू वेल्थ का एक मिसाल है, और मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा, बहुत कुछ करेगा हमारे कानपुर के लिए, IIT के लिए। ललितपुर के तुवन मैदान में चल रहे शिल्प महोत्सव में बुंदेलखंड समेत देश भर के कोने कोने से आए शिल्पियों और कलाकारों ने अपने खिलौने सजाए हुए हैं। दूर दूर से आए खिलौना प्रेमी इस महोत्सव में पहुंच रहे हैं और इनकी खरीदारी कर रहे हैं। हुनरमंद कारीगरों को ऐसे आयोजनों से जहां आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है, वहीं इनको पहचान भी मिल रही है। सरकार स्थानीय स्तर के बने खिलौनों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जिससे स्थानीय कला को भी पहचान मिल सके। हम सभी लोगों को मिलकर इसमें प्रयास करना होगा, ताकि हम सभी लोग इन्हीं का यूज करें। इनके यूज करने से उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो देसी है, स्वदेशी बने हुए खिलौने, इन सभी को भी, बच्चों को एक नई जानकारी मिलेगी, एक क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है बच्चों में। प्रधानमंत्री की जो मन की जो बात है सभी लोगों के पास पहुँचे, जो हाथों से बनाए जाते हैं टॉय, इतने मेहनत करते हैं वो लोग, तो उनको भी थोड़ा फायदा हो। अपनी देश की जो पुरानी प्रवृत्ति है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, जो अपनी लुप्त होती जाती है। बच्चों के लिए अपन अगर ये टॉय घर वाले बनाए हुए जो बेचेंगे तो उनके लिए भी फायदा हो, अपन लोग जो खरीदते हैं उनके लिए भी फायदा है कि अपना देश का जो एक पुरानी चीज़ है वो लुप्त ना हो जाए। यहाँ पे अलग अलग देशों से आए हुए सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ललितपुर वासियों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ, एक बार देखें, परखें, फिर इसके बाद में खरीदारी करें और हमारा लोगों का मनोबल बढ़ाएं। सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको यहाँ पे आने का आयोजन दिया, ताकि हम अपने हाथ की कला को प्रदर्शित कर सकें, लोगों तक पहुँचा सकें। और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम है, जैसे खिलौने हो गए, हैंडीक्राफ्ट के सारे लकड़ियों के सामान हो गए, और भी हमारे साथ बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग कई लोग आए हुए ललितपुर शहर में,
तरह तरह के आइटम लाए हैं हैंडीक्राफ्ट के, तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को शुक्रगुजार हूं कि वहां यहाँ आने के लिए हमें आवेदन दिया गया है। अलीगढ़ के पलवल हाईवे पर कसुआ गांव के पास हरियाणा रोडवेज की 2 बसों की टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 33 लोग घायल हैं। 6 की हालत गंभीर है। यह हादसा बस का टायर फटने की वजह से हुआ। पलवल डिपो की बस अलीगढ़ से पलवल जा रही थी, जो फरीदाबाद डिपो की बस से टकरा गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। देखिए, ये हरियाणा रोडवेज की 2 बसें के उसके जो इंडियन ऑयल का डिपो है उसके पास में एक बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से दूसरी बस से टकरा गई। उसमें मौके पे 4 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पर भी अभी हॉस्पिटल में भी एक आदमी की डेथ हुई है, तो कुल 5 मृत्यु हुई है और करीब 25 से 30 लोग घायल हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको मेडिकल कॉलेज जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज हमने भेज दिया है और यहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। परिजनों को सूचना की जा रही है। शासन के आदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घटना से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी घायल हैं और जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर उनके इलाज की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कराई जाए। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए इस सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 25 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को इस टेस्ट में जीत या ड्रॉ की जरूरत थी। अश्विन और अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी और ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने इंग्लैंड को करारी मात दी। अब जून में इंग्लैंड में होने वाले फाइनल मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। अहमदाबाद में भारतीय स्पिनर्स आर अश्विन और अक्षर पटेल की फिरकी में फंसकर इंग्लिश बल्लेबाज एक के बाद एक धराशायी हो गए। चौथे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लिश बल्लेबाज दूसरी पारी में भारतीय स्पिनर्स द्वारा बुने जाल में फंसकर केवल 135 रन ही बना सके। इस तरह टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 1 पारी और 25 रन से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। कोहली एंड कंपनी ने इस मुकाबले में मिली जीत के साथ ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी स्थान बना लिया है। दूसरी पारी में इंग्लैंड को पारी की हार टालने के लिए 160 रन बनाने थे। इंग्लैंड के डैन लॉरेंस और कप्तान जो रूट को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का टिककर सामना नहीं कर सका। लॉरेंस ने सबसे अधिक 50 रन का योगदान दिया। वो अंतिम बल्लेबाज के रूप में अश्विन की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके अलावा जो रूट ने 30 रन की पारी खेली। इन दोनों को छोड़कर कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज क्रीज पर देर तक नहीं टिक सका और पूरी टीम 135 रन पर पवेलियन लौट गई। दूसरी पारी में अश्विन और अक्षर पटेल ने 5-5 विकेट लेने में सफलता पाई। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 365 रन बनाने में सफलता पाई थी। पंत और वाशिंगटन ने मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय पारी को संभालकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पंत ने जहां 101 रन की शानदार पारी खेली, वहीं सुंदर 96 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए थे। मैच में भारतीय स्पिनर्स ने इंग्लिश पारी के 20 विकेट में से 18 विकेट अपने नाम किए। पूरे मैच में अक्षर पटेल ने 9 और अश्विन ने 8 विकेट लिए। मैच में शतकीय पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज जन औषधि दिवस के अवसर पर देश को किया संबोधित। इस अवसर पर लाभार्थियों से की बात, कहा जन औषधि केंद्र बन रहा है मध्यम वर्गीय परिवारों का साथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर किया पुष्पार्चन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को दिया कई योजनाओं की सौगात, कहा 30 साल बाद भाजपा की सरकार आने पर हो रहा है अमेठी का संपूर्ण विकास। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि एक भी किसान का नुकसान हुआ तो सांसद और मंत्री पद से दे दूंगा इस्तीफा। कश्मीर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को बताया सराहनीय कदम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।